नमस्कार। एक बार फिर से मैं भारतीय इतिहास के 1707 से 1971 ईस्वी के कालखंड की हम बात कर रहे हैं। उत्तरवर्ती मुगल शासकों का हम अध्ययन कर रहे हैं। उत्तरवर्ती मुगल शासकों के अंतर्गत हमने उत्तरवर्ती मुगल शासकों के अभिप्राय को समझने का प्रयास अपने प्रथम व्याख्यान में जैसे कि किया। इसके साथ ही हमने ये देखा कि उत्तरवर्ती मुगल साम्राज्य उसकी कुछ क्या विशेषताएं थीं और किस प्रकार से उत्तराधिकारी की लड़ाई ने दरबार में आंतरिक गुटबंदी और षड्यंत्र को बढ़ावा दिया। जो हम बात कर रहे थे, हमने फर्रुखशियर तक के उत्तरवर्ती मुगल शासक और मुगल बादशाह है उनसे संबंधित अहम घटनाएं, उनसे संबंधित अहम तथ्यों को और परीक्षा की उपयोगिता की दृष्टि से कुछ बिंदुओं को रेखांकित किया था, उनको समझा था। आज हम बात अपनी उसी बिंदु के आगे से प्रारंभ करते हैं। बात हम प्रारंभ करते हैं फर्रुखशियर के शासन करने के बाद के घटनाक्रम से। फर्रुखशियर को 1719 ईस्वी में सैयद बंधुओं के द्वारा जब उनको ऐसा लगा कि दरबार में गुटबंदी और उनके खिलाफ कुछ षड्यंत्र हो रहा है, तो उन्होंने एक प्रकार से जो फर्रुखशियर है उनकी जैसे कि गद्दी से उतार करके हत्या कर दी। गद्दी से उतार करके जब उनकी हत्या कर दी तो उसके बाद में इन जैसे कि सैयद बंधुओं ने क्रम से 3 मुगल जैसे कि राजकुमारों को बादशाह के पद पर बिठाया और एक के एक बाद केवल कुछ ही समय के लिए, कुछ ही महीनों में, क्योंकि वहां पर आंतरिक उथल पुथल वही अराजकता की स्थिति है वो मुगल दरबार में व्याप्त हो गई थी, जिसका शिकार है वो 3 मुगल बादशाह बने इस आंतरिक षड्यंत्र का, इस गुटबाजी का। तो 1719 ईस्वी में सैयद बंधुओं ने जब फर्रुखशियर को गद्दी से उतार दिया, सैयद बंधुओं को भी फर्रुखशियर को भी सैयद बंधुओं ने ही मुगल बादशाह के पद पर सुशोभित किया था। लेकिन कुछ आंतरिक कलह, गुटबंदी और जैसे कि आंतरिक षड्यंत्रों के चलते सैयद बंधुओं के द्वारा ही फर्रुखशियर की हत्या कर दी गई। 1719 ईस्वी में 3 मुगल बादशाह है वो देखने को हमें मिलते हैं। उनमें सबसे पहले रफी उद दौला, उसके बाद है रफी उद रजात और एक है नेकुशियर। 1719 में ये कुछ महीनों के अंतराल में ये शासक बने और इनको गद्दी से उतार दिया गया। क्योंकि अगर हम तीनों 1719 ईस्वी के इस घटनाक्रम को हम देखें तो मुगल दरबार में इतनी ज्यादा गुटबंदी हो गई थी और आंतरिक कलह हो गई थी कि इन शासकों को ज्यादा शासन करने का समय नहीं मिला और इनको सैयद बंधुओं के द्वारा क्रम से जब भी उनको थोड़ा सा अपना आभास हुआ, अपनी सुरक्षा को लेकर के कुछ भान हुआ, तो इन्होंने उस मुगल जो बादशाह है उसको गद्दी से उतार दिया। उसको केवल 2, 3, 4 महीने का जैसे कि समय है वो दिया। इनमें अगर हम रफी उद रजात की बात करें तो रफी उद रजात को इस उत्तरवर्ती मुगल बादशाहों में इसलिए याद किया जाता है क्योंकि जो फर्रुखशियर के समय में जो हुसैन अली खां यानी सैयद बंधुओं के हस्तक्षेप से जो मराठों के साथ एक जो ऐतिहासिक संधि की गई थी जिसमें मराठों को दक्कन के 6 सूबों की चौथ और सरदेश मुखी वसूल करने का अधिकार दिया गया था, उस संधि का रेक्टिफिकेशन, उस संधि की पुष्टि है वो रफी उद रजात के शासनकाल में हुई। तो जब भी हम बात करें कि 1719 ईस्वी की मराठों की जो संधि, जिसे मराठों का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, मराठों को एक शक्ति के रूप में उभरने का मौका मिला, मराठों को एक वही पहचान दी इस संधि ने जिसके कारण से उनको दक्कन के 6 सूबों की चौथ और सरदेश मुखी वसूल करने का अधिकार मिला। अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस शासन के कौन सा मुगल बादशाह था जिसने मुगल मराठा 1719 की संधि का रेक्टिफिकेशन किया यानी पुष्टि की, तो उसका उत्तर हमारा होगा रफी उद रजात। सैयद बंधुओं के बढ़ते प्रभाव के कारण सैयद जिससे प्रभाव बढ़ता जा रहा था और एक के बाद एक मुगल बादशाह है वो गद्दी पर बिठाए गए और उनकी हत्याएं कर दी गई या उनको सत्ता से बेदखल कर दिया गया। इस बात ने तुरानी गुट और ईरानी गुट को, जो आपस में सत्ता के 2 प्रतिद्वंदी थे, उनको एक साथ आने के लिए बाध्य कर दिया, क्योंकि उनको ये लगने लगा कि अगर सैयद बंधुओं का इससे भी अधिक प्रभाव बढ़ता है तो तुरानी और ईरानी गुट के अमीर है वो मुगल दरबार और मुगल राजनीति में निष्प्रभावी हो जाएंगे, उनका कोई अस्तित्व है वो नहीं रहेगा। तो इस सैयद बंधुओं के बढ़ते प्रभाव के कारण ईरानी और तुरानी गुट के अमीरों में निकटता आने लगती है। मोहम्मद शाह प्रथम, अब बात करते हैं क्योंकि रफी उद दौला, रफी उद रजात और नेकुशियर 1719 में ये शासक बनाए गए, गद्दी से में कुछ समय के लिए रहे और उनको गद्दी से बेदखल कर दिया गया। उसके बाद इन्हीं जैसे कि सैयद बंधुओं ने मोहम्मद शाह प्रथम, जिसे रोशन अख्तर के नाम से भी जाना जाता है, उसको मुगल बादशाह के पद पर सुशोभित किया, मुगल बादशाह बनाया सिर्फ इसी उद्देश्य से कि मोहम्मद शाह प्रथम है उनके प्रभाव में रहेगा, उनके कहे अनुसार काम करेगा और हिंदुस्तानी जैसे कि जो गुट है उसका जैसे कि दरबार में, मुगल दरबार में प्रभाव है वो स्थापित
हो जाएगा। तो लेकिन मोहम्मद शाह प्रथम को जिस उद्देश्य के साथ, जिस परिकल्पना के साथ सैयद बंधुओं ने मुगल बादशाह बनाया था, थोड़े ही दिनों में वो उनकी उम्मीदों पर वो पानी फिरता है वो दिखाई दिया। इसी को हम यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं। मोहम्मद शाह प्रथम है 1719 से 1748 तक मुगल बादशाह रहे। यानी अगर हम बात करें कि तो पूरे के पूरे 29 साल है वो मोहम्मद शाह प्रथम है वो मुगल बादशाह के पद पर रहते हैं। सैयद बंधुओं के द्वारा बनाए गए ये अंतिम शासक थे, अर्थात सैयद बंधुओं ने को जो इतिहास में किंग मेकर के नाम से जाने जाते हैं, इतिहास में किंग मेकर के नाम से जाने जाते हैं, यानी राजा बनाने वाले। उन्होंने सबसे पहले फर्रुखशियर को शासक बनाया, फर्रुखशियर को फिर गद्दी से हटाया, फिर रफ़ी उद्दौला को बताया, फिर रफ़ी उदरजात को बनाया, फिर नेकुशियर को बनाया और उसके बाद में उन्होंने मोहम्मद शाह प्रथम को बनाया। तो एक प्रकार से देखा जाए तो सैयद बंधुओं ने 5 मुगल बादशाहों को बनाया और सैयद बंधुओं के द्वारा बनाया गया ये अंतिम शासक था मोहम्मद शाह प्रथम। मोहम्मद शाह प्रथम को रोशन अख्तर के नाम से भी जाना जाता है, जो मोहम्मद शाह प्रथम के नाम से मुगल बादशाह बने थे। मोहम्मद शाह सैयद बंधुओं के बढ़ते हुए प्रभाव से स्वयं को अत्यधिक असहज महसूस करते थे, जिस कारण से मोहम्मद शाह प्रथम सैयद बंधुओं के सहयोग से मुगल बादशाह बन गए। लेकिन सैयद बंधुओं का प्रभाव, सैयद बंधुओं की उस बादशाह की बादशाहत में इतना अधिक दखल बढ़ गया था कि वो मोहम्मद शाह प्रथम को अखरने लगा। मोहम्मद शाह प्रथम वैसे खुद योग्य व्यक्ति नहीं था, कामुक प्रवृत्ति का था, विलासी प्रकृति का था। इसी कारण से मोहम्मद शाह प्रथम को रंगीला के नाम से भी हम जानते हैं। लेकिन मोहम्मद शाह प्रथम में किसी भी प्रकार से सैयद बंधुओं के प्रभाव से निकलना चाहता था और मोहम्मद शाह प्रथम को भी ये लगता था कि जिस प्रकार से फर्रुखशियर, जिस प्रकार से रफ़ी उद्दौला, रफ़ी उदरजात और नेकुशियर को गद्दी पर बिठाया गया और उनकी हत्या कर दी गई, उसी प्रकार से मेरा भी ऐसा ही ये सैयद बंधु है मेरा हाल करेंगे। तो मोहम्मद शाह प्रथम ने तुरानी गुट के नेताओं से, तुरानी गुट के जो अमीर है उनको अपने निकट लाने का प्रयास है करने लगा। तुरानी गुट का उस समय जो नेता थे वो थे निजामुल मुल्क। निजामुल मुल्क को उन्होंने कुछ आश्वासन दिए मोहम्मद शाह प्रथम ने और उसके साथ मिलकर के उन्होंने सैयद बंधुओं के खिलाफ एक षड्यंत्र है वो रच दिया। दरबार की इस गुटगंदी में तुरानी गुट ने ईरानी गुट को भी अपने साथ मिला लिया ताकि हिंदुस्तानी दल के बढ़ते हुए प्रभाव को रोका जा सके, उसको नियंत्रित किया जा सके। बाद में जो घटना की जो परिणति कुछ इस प्रकार से होती है कि इन दोनों गुटों के आपसी मिलन से एक सैयद बंधुओं की हत्या है वो कर दी जाती है और जब सैयद बंधुओं की हत्या कर दी तो हिंदुस्तानी दल है वो मुगल दरबार और मुगल राजनीति में एक प्रकार से निष्प्रभावी सा हो गया था। और चूंकि इस जो मोहम्मद शाह प्रथम के समय सैयद बंधुओं को मार्ग से हटाने के जो क्रांति, जो मैं कहूँ कि एक प्रकार का जो षड्यंत्र रचा गया था, उसका नेतृत्व निजामुल मुल्क जो कि तुरानी गुट के नेता थे उसके द्वारा किया गया। तो मोहम्मद शाह प्रथम ने इनाम के रूप में निजामुल मुल्क है उसको अपना वजीर बना दिया और ये निजामुल मुल्क है अपने आप में एक योग्य व्यक्ति थे। अगर मैं ये कहूँ कि उत्तरवर्ती मुगल जैसे कि अमीरों में निजामुल मुल्क जैसा कोई योग्य और दक्ष और प्रतिभावान अमीर या सेना नायक या सूबेदार नहीं था तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। निजामुल मुल्क वो अंतिम योग्य व्यक्ति था जो मुगल दरबार की गुटबंदी और मुगल बादशाह की खोई हुई प्रतिष्ठा को फिर से ला सकता था, बहाल कर सकता था और इसके लिए उसने कार्य करना भी प्रारंभ किया। लेकिन मोहम्मद शाह का जैसे मैंने कहा कि अस्थिर व्यक्तित्व था, अस्थिर स्वभाव था। मोहम्मद शाह प्रथम है वो ज्यादा सलाह मानने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन निजामुल मुल्क ने मोहम्मद शाह के खिलाफ कोई षड्यंत्र नहीं किया और जब उनको लगा कि मेरा यहाँ इस दरबार में रहने से कोई फायदा नहीं होने वाला है तो निजामुल मुल्क ने जो पहले वो दक्कन के सूबेदार थे उसी दक्कन की ओर अपना रुख किया और 1724 में हैदराबाद को केंद्र बना करके एक स्वतंत्र शासक के रूप में एक व्यवहार करने लगा। हालांकि उन्होंने कभी भी मुगल बादशाह से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा नहीं की, लेकिन व्यवहार में वो अपनी हिसाब से उन्होंने वहां पर हैदराबाद रियासत में निजाम के पद का सृजन किया, अपने हिसाब से उन्होंने नियुक्तियां की। तो एक प्रकार से हैदराबाद रियासत में निजामुल मुल्क का पलायन मुगल दरबार से होना मुगल दरबार के पतन की वो एक अंतिम जैसे कि कील थी कि जहां उस पतन को रोका जा सकता था। लेकिन मोहम्मद शाह प्रथम के अस्थिर स्वभाव के कारण से वो निजामुल मुल्क के पलायन को रोक नहीं पाया। मोहम्मद शाह अपनी अस्थिर प्रकृति के लिए जाने जाते थे। तो जैसा कि मैंने कहा कि 1724 में हैदराबाद में अपनी रियासत की स्थापना में निजामुल मुल्क ने कदम उठाए। इसी समय निजामुल मुल्क जो मोहम्मद शाह प्रथम है वो विलासी प्रकृति के थे, रंगीला शासक भी इनको कहा जाता है।
अवध में जो सादत का बुरान मुल्क है, उन्होंने अपनी एक स्वतंत्र रियासत की स्थापना एक प्रकार से कर दी थी। हालांकि ये इनके उत्तराधिकारी राज्य कहलाते हैं। अवध हो, बंगाल हो, हैदराबाद हो, इनको उत्तराधिकारी राज्य इसलिए कहा जाता है क्योंकि कभी ना कभी ये केंद्रीकृत मुगल साम्राज्य के अंतर्गत एक प्रांतीय सत्ता थे, प्रांत के रूप में विद्यमान थे। लेकिन इनके अमीरों ने दरबार की गुटबंदी, दरबारी षड्यंत्र और उत्तरवर्ती मुगल बादशाहों की विलासी प्रवृत्ति, कामुकता, उनके षड्यंत्रकारी प्रवृत्ति के कारण से उन्होंने इन प्रांतीय क्षेत्रों में इन अमीरों ने अपनी अपनी प्रभुसत्ता की स्थापना करके अपने एक प्रकार से एक वंशानुगत शासन प्रणाली की वहां पर शुरुआत की। अगर मोहम्मद शाह प्रथम को इतिहास में और भी याद किया जाता है तो वो इसी कारण से याद किया, एक और महत्वपूर्ण घटना के कारण से याद किया जाता है कि नादिर शाह जो ईरान का शासक था, उन्होंने दिल्ली पर आक्रमण किया और बेतहाशा यहाँ पर दिल्ली में कत्लेआम मचाया। और कहते हैं कि कोहिनूर, हीरा, तख्ते ताऊस, मयूर सिंहासन वो लूट करके ले गया। और नादिर शाह को ने दिल्ली को इस तरह से लूटा कि ऐसे लगा कि दिल्ली पर किसी का कोई शासन ही नहीं है। तो मोहम्मद शाह प्रथम की जो थोड़ी बहुत सी जो इज्जत बची हुई थी वो नादिर शाह के आक्रमण से नेस्तनाबूद हो गई। ये मुगल मोहम्मद शाह प्रथम के समय में मुगल साम्राज्य बिल्कुल संकुचित हो गया था। वो दरबार के षड्यंत्रों से और दिल्ली की जैसे कि सीमाओं से ही वो बाहर है, उसका कोई प्रभाव नहीं रह गया था। और उसके समय में ही जो मराठे हैं, जिन्होंने बालाजी विश्वनाथ पेशवा के समय में अपनी जो यात्रा शुरू की थी, वो बाजीराव प्रथम के जो कुशल नेतृत्व में उन मराठों की शक्ति का इतना विस्तार, इतना विकास हो गया था कि उत्तर भारत तक उनके अभियान है वो होने लग गए थे। उत्तरवर्ती मुगल शासकों में अगर हम बात करें तो ये तो इसकी अयोग्यता, इसकी निष्क्रियता की बात होगी मोहम्मद शाह प्रथम की। लेकिन अगर जब भी हम बात करें कि कभी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है और अक्सर पूछा भी गया है कि उत्तरवर्ती मुगल शासकों में सबसे ज्यादा सांस्कृतिक उपलब्धि किस शासक के समय हुई, तो वो मोहम्मद शाह प्रथम के समय में, मोहम्मद शाह प्रथम के समय में ही वो अंतिम मुगल बादशाह थे जिसके समय में कुछ सांस्कृतिक उपलब्धियां हुई। चित्रकला और संगीत कला के क्षेत्र में काफी अच्छा काम है वो मोहम्मद शाह प्रथम के समय में होता है। जो मोहम्मद शाह प्रथम है, मोहम्मद शाह प्रथम के समय में जो पंजाब के गवर्नर थे वो अहमद शाह को नियुक्त किया गया था। और नादिर शाह ने 1739 में आक्रमण किया और नादिर शाह की 1747 में क्या है मृत्यु हो जाती है। और नादिर शाह ने जो भारत से संबंधित मामलों के लिए अपना एक प्रतिनिधि अहमद शाह अब्दाली, जिसे अफगान का शासक था, उसको नियुक्त कर दिया था। तो अहमद शाह अब्दाली के 1748 से भारत पर निरंतर आक्रमणों की श्रृंखला प्रारंभ होती है और 1765 तक वो आक्रमण निरंतर होते रहते हैं। कुल 7 आक्रमण अहमद शाह अब्दाली के इस दौरान हुए। तो अहमद शाह अब्दाली का जब प्रथम आक्रमण हुआ उस समय भारत के मुगल बादशाह थे वो थे मोहम्मद शाह प्रथम, और उस समय पंजाब के गवर्नर थे अहमद शाह। ये वही अहमद शाह थे जो कि बाद में मोहम्मद शाह प्रथम की 1748 ईस्वी में मृत्यु के बाद में मुगल बादशाह के पद पर सुशोभित होते हैं, मुगल बादशाह के पद पर सुशोभित होते हैं। तो अहमद शाह 1748 से 1754 में बनने वाले अगले मुगल बादशाह थे। और इन 1754 ईस्वी में 1753-54 ईस्वी में जब अब्दाली ने आक्रमण किया तो अहमद शाह को सत्ता से बेदखल कर दिया गया और अहमद शाह के स्थान पर आलमगीर द्वितीय को अहमद शाह अब्दाली ने मुगल बादशाह के पद पर बिठाया और उन्होंने गाजीउद्दीन को वजीर बनाया और अपना प्रतिनिधि, और उसकी जो प्रतिनिधि थी अहमद शाह अब्दाली के भारत मामलों के जो प्रतिनिधि थे नजीब उद्दौला, उसको उन्होंने मीर बख्शी के पद पर बिठा दिया। एक प्रकार से मुगल सत्ता है वो किसी और के हाथों की कठपुतली बन गई थी। मराठे हैं वो उनके नियंत्रण से बाहर थे। स्थानीय जो अमीर है उन्होंने अपनी अपनी स्वतंत्र रियासतों की स्थापना कर दी थी और रही सही कसर है अहमद शाह अब्दाली के आक्रमणों ने इस समय पूरी कर दी थी। तो ये जो उत्तरवर्ती जो मुगल जो साम्राज्य है, उत्तरवर्ती मुगल बादशाह है, वो कहने को नाम मात्र के बादशाह थे, वो किसी और के हाथों की कठपुतली बने हुए थे। इस समय अमीर ज्यादा शक्तिशाली थे लेकिन अमीरों में भी उतनी योग्यता नहीं थी कि सारी सुख सुविधाएं भोगने के बाद में भी वो पतोन्मुख मुगल साम्राज्य की गति को विराम दे सके। वो केवल अपने आपसी झगड़ों में अपनी स्वतंत्र रियासतों की स्थापना में मशगूल हो गए। हम आलमगीर जो द्वितीय है 1754 से 1759 यानी अहमद शाह प्रथम के बाद में, अहमद शाह के बाद में जो मुगल बादशाह बने 1754 से 1759,
और आलमगीर द्वितीय वो एकमात्र मुगल बादशाह थे जिनको नियुक्त किया गया था अहमद शाह अब्दाली के द्वारा, जिनको मुगल बादशाह के पद पर बिठाया गया था। जब कभी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि अहमद शाह अब्दाली ने किस मुगल बादशाह का चयन किया, तो उसका उत्तर होगा आलमगीर द्वितीय। आलमगीर द्वितीय के समय में वास्तविक सत्ता है वो गाजीउद्दीन वो मीर बख्शी थे। गाजीउद्दीन वो वजीर थे, उसके पुत्र जाबिता का और पोते अब्दुल कादिर के हाथों में पूरी की पूरी मुगल जो सल्तनत है उसकी सत्ता थी। अब्दुल कादिर इतना ज्यादा नरसंस हो गया था और वो मुगल बादशाह आलमगीर द्वितीय को कुछ भी नहीं समझता था। किसी बात पर उसकी अनबन हुई और उसने अब्दुल कादिर ने इस आलमगीर द्वितीय को अंधा कर दिया और जाबिता खान ने उसकी हत्या कर दी। मुगल साम्राज्य के लिए इससे बड़ी दुर्गति क्या हो सकती है कि किसी एक वजीर के पुत्र ने आलमगीर द्वितीय को अंधा कर दिया जाता है और उस बाद में उसकी हत्या कर दी जाती है। इसके बाद में शाह आलम द्वितीय 1759 से 1806 ईस्वी तक ये मुगल बादशाह बनते हैं और अब कहने को मुगल बादशाह थे वो नाम मात्र की रह गई। शाह आलम द्वितीय है, उसका असली नाम अली गौहर था। यह बिना राजमुकुट का शासक था और इस अर्थात इसने कभी राजमुकुट है वो पहना नहीं, उसका राज्याभिषेक हुआ, उसने कभी राजमुकुट धारण किया नहीं। इसने अवध के नवाब के यहाँ पर शरण पाई और जैसा कि हम देखते हैं, एक और बात जो याद रखने की है, जब कभी ये पूछा जाए कि प्लासी का जब युद्ध हुआ तो उस समय मुगल बादशाह कौन थे, तो आपको याद रखना है कि प्लासी के युद्ध के समय मुगल बादशाह आलमगीर द्वितीय थे। इसी प्रकार से बक्सर का युद्ध और जब बंगाल, बिहार और उड़ीसा और इलाहाबाद की जब संधियां हुई, बक्सर का युद्ध हुआ, तो उस समय मुगल बादशाह कौन थे, उस समय मुगल बादशाह थे शाह आलम द्वितीय। 1759 से 1806 ईस्वी तक ये मुगल बादशाह के पद पर रहते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि बिना मुकुट के राजा के शासक थे। इसको ने अवध के नवाब के यहाँ पर शरण पाई और इलाहाबाद की संधियों के द्वारा ये अंग्रेजों का एक पेंशन याफ्ता बन करके रह गया। अंग्रेजों ने, हमने देखा कि इलाहाबाद की जब संधि की तो कढ़ा और इलाहाबाद के जिले उसको सौंप दिए, 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन की व्यवस्था की। लेकिन बाद में मराठों के जो नेक सरदार थे, मराठों के नेता थे महाजी सिंधिया ने जब दिल्ली तक अभियान जैसे कि किया, तो दिल्ली को उन्होंने एक प्रकार से विजित करके उसको एक जो शाह आलम द्वितीय है उसको दिल्ली में एक बार फिर से ला करके स्थापित किया और एक बार फिर से उस मुगल साम्राज्य के खोते जा रहे वैभव को सांकेतिक रूप से प्रतिष्ठापित किया महाजी सिंधिया ने। तो शाह आलम द्वितीय को के काल में ये कुछ हुआ, लेकिन बाद में 1803 के करीब है वो स्थायी रूप से दिल्ली पर उनका कब्जा हो जाता है अंग्रेजों का पूरी तरह से कब्जा इसलिए हो जाता है क्योंकि पूना का जो पेशवा था उसके साथ वशिन की संधि और माधवराव सिंधिया है वो सहायक संधि के माध्यम से वो ब्रिटिश सत्ता को जैसे कि स्वीकार कर लेते हैं, ब्रिटेन के अधीनस्थ जैसे कि बन जाते हैं, उनके सर्वोच्चता के सिद्धांत को उनके द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है। तो अब शाह आलम द्वितीय का कोई संरक्षक नहीं था, तो शाह आलम द्वितीय एक प्रकार से अपनी पूरी स्वतंत्रता, पूरी स्वायत्ता है वो खो बैठते हैं और वो एक नाम मात्र के बादशाह बनकर के रह जाते हैं। शाह आलम द्वितीय के बाद में अकबर द्वितीय 1806 से 1837 ईस्वी तक वो भारत के शासक रहते हैं और इसके दौरान से क्या कुछ घटित हुआ इसके बारे में हम बाद में अगले व्याख्यानों में चर्चा करेंगे। अंतिम जो मुगल बादशाह थे और 1857 के विद्रोह के समय जिसकी बात करते हैं वो थे बहादुर शाह जफर, जिनको बहादुर शाह द्वितीय के नाम से भी जानते हैं। 1857 के विद्रोह के समय में ये मुगल बादशाह थे और जफर नाम से ये शायरी लिखा करते थे। तो ये हमने बात की मोटे तौर पर उत्तरवर्ती जो मुगल बादशाहों की, मुगल साम्राज्य की। मैंने सिर्फ यहाँ पर आपको जो उत्तरवर्ती मुगल बादशाह और मुगल साम्राज्य के परीक्षा उपयोगी कुछ बिंदुओं की चर्चा की और उनसे संबंधित कुछ तथ्यों को आपके समझाने का प्रयास किया है। जब हम विभिन्न प्रकार के जब गवर्नरों की, जब ब्रिटेन की, जो ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में किस प्रकार से सत्ता की स्थापना हुई, या कर्नाटक के युद्ध की बात करेंगे, बंगाल के अधिग्रहण की बात करेंगे, प्लासी और बक्सर के युद्ध की बात करेंगे, तो हम वहां पर कुछ विस्तार से और पढ़ने का प्रयास करेंगे। लेकिन परीक्षा उपयोगी दृष्टिकोण से जितना उत्तरवर्ती मुगल शासकों, मुगल बादशाहों के बारे में मेरे द्वारा बताया गया है, ये निस्संदेह आप सभी लोगों के लिए उपयोगी होगा। और मैं बिल्कुल ये दावे से कह सकता हूँ कि जब भी इन उत्तरवर्ती मुगल बादशाहों से संबंधित कोई प्रश्न पूछा जाएगा तो मेरे द्वारा बताए गए इन व्याख्यानों से बाहर किसी भी प्रकार के प्रश्न की आने की संभावना नहीं है, बशर्ते कि आपने इन व्याख्यानों को बड़ी गौर से सुना है, बड़ी गहराई से सुना है और मनन करते हुए सुना है।
और अगर आपको किसी भी प्रकार की इस विषय बिंदु के बारे में डेप्थ नॉलेज चाहिए, चूंकि सिर्फ मैंने ज़्यादातर यहाँ पर फैक्चुअल नॉलेज बताने का प्रयास किया है ताकि विभिन्न प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वाले विद्यार्थियों के लिए उपयोगी साबित हो। अगर आपको इस विषय वस्तु के संबंध में, इतिहास के संबंध में कोई डेप्थ नॉलेज चाहिए, तो चूंकि इतिहास का जो वास्तविक मर्म है वो इतिहास दर्शन से निकल करके आता है, तो आप मुझे कभी भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं पर्सनली मेरे इस नंबर पर, और मेरी ईमेल आईडी है उस पर आप मुझे मेल कर सकते हैं। आपकी जिज्ञासाओं और जो शंकाओं का समाधान करने के लिए हम आपस में मिल बैठ करके बातें करेंगे। इसी के साथ आप सभी का ये व्याख्यान सुनने के लिए, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक अगले व्याख्यान के साथ मैं फिर कल आप सभी के समक्ष हाजिर होऊंगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।